तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन क्या है? अभी तक जैसे जंतुओं में क्या होता है, उत्सर्जन होता है, अपशिष्ट पदार्थ, कुछ हानिकारक वर्ज्य पदार्थ, इन सबको शरीर से बाहर परित्याग करने की क्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, उत्सर्जन हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि उत्सर्जन क्या होता है। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं के दौरान या उपापचयी क्रियाओं के उपरांत बने जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर परित्याग करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो जिस प्रकार से जंतुओं में उत्सर्जन होता है वैसे ही पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। पौधों में भी कुछ हानिकारक वर्ज्य पदार्थ बनते हैं तो पौधे भी क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं कि पौधे उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि पौधे जैसे श्वसन होता है पौधों में, जब पौधों में श्वसन होगा तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है। पौधों में जो श्वसन होता है भोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। भोजन क्या होगा? C6H12O6 H12O6 प्लस 6O2, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो श्वसन क्रिया में। ठीक है, बनता क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, पौधों में अब ये CO2 बन रही है। ठीक है, CO2 भी क्या होती है कि ये भी जैसे पौधे क्या करते हैं, रात के समय में CO2 निकालते हैं। ठीक है, रात के समय में CO2 निकालते हैं, दिन के समय में CO2 नहीं निकालते हैं, क्योंकि दिन में जो CO2 उनके अंदर बनती है उसका जो उपयोग होता है वो पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण में कर लेते हैं। लेकिन रात में उन्हें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जब प्रकाश नहीं मिलता प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो CO2 को क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। उस समय ये क्या होती है कि अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक गैस के रूप में इसको निकालते हैं या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इसको निकालते हैं। और जल जो होता है, देखिए ये भी जल जब आवश्यकता से अधिक जल होता है उसको भी ये पौधे क्या करते हैं? जलवाष्प के रूप में, ठीक है, उत्सर्जित करते हैं वायुमंडल में, तो ये उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और जब प्रकाश संश्लेषण, जैसे ये तो रात के समय का जो भोजन का जैसे वो हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसमें जो है CO2 बनती है। तो दिन के समय में अगर ऑक्सीकरण होगा भोजन का तो ये CO2 जो बनेगी यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कर लेंगे। ठीक है, लेकिन रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। अब दिन में क्या करते हैं? दिन में पौधे जो है निकालते हैं ऑक्सीजन। कैसे? क्योंकि 6CO2 प्लस 12H2O, मतलब पौधे क्या करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं C6H12O6 भोजन बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनेगा, प्लस 6H2O प्लस 6O2, तो उस समय ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। उस समय ये अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अवशिष्ट जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को ये लोग क्या करते हैं? पौधे क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मतलब पौधे भी हम जंतुओं की तरह क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पौधों में उत्सर्जन के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन। क्या देखेंगे? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अगर कह लें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो देखते हैं इसको डील करेंगे आज। ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है पौधों में। देखिए पौधे क्या करते हैं, जैसे कोई पौधे हैं, माना कि ये कोई पौधा है, ठीक है, और यहाँ से इसमें लीफ होती है। देखिए पौधे के कितने भाग होते हैं? ये क्या है? लीफ, स्टेम एंड रूट, तीन ही पार्ट होते हैं प्लांट के।
तो पौधे क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि पौधों की हम सिंचाई करते हैं, पौधों की क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। ये भूमि की सतह है और यहाँ पर जैसे सिंचाई की जाए और पानी भर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पानी भर दिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ का पानी जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और धीरे धीरे वो पानी जो होता है वो सूख जाता है, गायब हो जाता है वहाँ से। ठीक, लेकिन नमी जो होती है नीचे की ओर बढ़ जाती। तो इसमें इस जल का ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होता है कि वो रिस करके नीचे मिट्टी में पहुँच जाता है। ठीक है, मृदा में जल पहुँच जाएगा। मृदा में जब पहुँचेगा तो मृदा कणों या मृदा अणुओं के मध्य जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस होता है, अंतराणु के स्थान होता है, उस स्थान में जाकर के एकत्र हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती, नम हो जाती। देखिए, मृदा कण के अंदर जल नहीं जाता, मृदा कणों के मध्य जो स्थान होता है, स्पेस होता है, उसमें जल एकत्रित रहता है। ठीक है, और कुछ मात्रा में जल जो होता है यहीं से वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश है, बहुत तेज़ धूप है, धूप पड़ती है तो यहाँ से वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भाग जल जो होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक, और फिर देखते हैं हम यहाँ, जैसे हमने जो है सिंचाई की, नमी आ गई, मिट्टी नम हो गई, लेकिन 2-3 दिन बाद देखते हैं कि ये नमी गायब हो जाती है धीरे धीरे। नमी गायब होने का रीज़न क्या होता है? यहाँ ये जो मूलरोम होते हैं, इसके पहले वीडियो में हमने अभी डिस्कस कर रखा है। मूलरोम द्वारा जल का अवशोषण है, जड़ में जल का संवहन है। तो ये मूलरोम जो होते हैं, इन मृदा कणों के मध्य जो उपस्थित जल होता है, जिसे हम केशिका जल कहते हैं, इस केशिका जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और जल को अवशोषित करके यहाँ जाइलम तक आता है जल। जाइलम तक आने के बाद जाइलम वाहिकाओं के द्वारा पौधे के सभी भागों तक सर्कुलेट कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, और पत्ती पर आपने पढ़ा होगा, पहले से भी पढ़ रखा होगा इस प्रीवियस क्लासेस में, कि इस पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, तो ये स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा हिंदी में इसको हम पर्णरंध्र कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्णरंध्र। ठीक, स्टोमेटा या पर्णरंध्र। पर्णरंध्र, पर्ण मतलब पत्ती, रंध्र मतलब छिद्र। ठीक, पत्तियों पर जो कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं। अब ये पर्णरंध्र क्या होते हैं, जैसे यहाँ से जल जो है जाइलम वाहिकाओं के द्वारा यहाँ तक आ रहा है। ठीक, अब तेज़ धूप है, तेज़ धूप में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही लूज़ हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ही लूज़ हो जाती है। मतलब क्या होता है, यहाँ उनमें जल की मात्रा जो होती है, वो जल जो होगा वो रंध्रों के द्वारा बाहर की ओर उत्सर्जित हो जाता है। वो वाटर जो होता है उसमें, यह वेपर के रूप में वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। मीन्स यहाँ जैसे तेज़ धूप होगा तो स्टोमेटास क्या होते हैं, खुलते हैं। तेज़ धूप में स्टोमेटा खुलते हैं, और जब स्टोमेटा खुलेंगे तो यहाँ से जल का अणु जो होगा, जैसे माना कि कोई एक जल का अणु आगे की ओर वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाता है, बाहर की ओर निकल गया। ठीक, अब ये अणु जैसे बाहर निकल गया, इसका स्थान लेने के लिए अगला अणु आगे बढ़ता है, इसका स्थान लेने के लिए अगला, इसका स्थान लेने के लिए अगला, यही क्रम कंटिन्यू चलता रहता है, और नीचे से जल ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इसे हम रसारोहण कहते हैं। ठीक, ये जल जो है ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जल आगे की ओर कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर कोई सक्शन मशीन तो लगी नहीं है जो ऊपर की ओर खींचती है, नीचे से बढ़ता जा रहा है, या नीचे कोई पंप लगी है जो ऊपर की ओर धकेलने का काम करती, नहीं। समान अणुओं के मध्य, जल के अणु हैं सब टोटल, तो समान अणुओं के मध्य ससंजक बल लगता है, जिसके द्वारा प्रत्येक जल के अणु आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब जल के अणु जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, और ये क्रम कंटिन्यू बना रहेगा। इस क्रिया को जल के उत्सर्जन की क्रिया, जल के अणुओं के वायुमंडल में उत्सर्जित होने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग अब इसके अंतर्गत डील करेंगे ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जल का जलवाष्प के रूप में बदलकर, जल का जलवाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में उत्सर्जित होने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, जल का जलवाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में उत्सर्जित होने की क्रिया
वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार अगर हम देखें तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है तो क्या होगा? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा जो होगा वो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तीसरा जो होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है वाष्पोत्सर्जन। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रंध्रीय को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और ये क्या होगा? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एंड थर्ड जो होता है इसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है। ठीक है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या मतलब? पहली बात तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है जल का जलवाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में उत्सर्जित होने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब पौधों की पत्तियों पर जो उपत्वचा होती है, जो क्यूटिकल होती है, या हम कह लें पत्तियों की जो सतह है, पत्तियों की जो सतह होती है उस पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, अभी हमने बताया था। ठीक है, तो उन स्टोमेटा के द्वारा जो जल वाष्पोत्सर्जित होता है या वाष्प के रूप में बाहर वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला आता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तो उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे की पत्ती और तना, ठीक है, देखा होगा कि कुछ ब्रांचेस होती हैं पौधों की जो हरी होती हैं, जिस पर हरे रंग की कवरिंग होती है, तो उस पर उपत्वचा उसे हम कहते हैं। जो हरे रंग की कवरिंग होती है उसे क्या कहेंगे? उपत्वचा कहते हैं। और उपत्वचा जो होती है उससे रंध्र होती है, मतलब उसमें भी कुछ महीन रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उनके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसे हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अगला वातरंध्रीय। पहली बात, वातरंध्र क्या है? जैसे कोई पौधे हैं, जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ देखेंगे उसके तने में छाल पाई जाती है। तना जो होता है उस पर छाल होती है। छाल जानते होंगे, जैसे बहुत फटी फटी सी दरारें बीच में होती हैं, तो उन दरारों के मध्य में कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम वातरंध्र कहते हैं। और इन वातरंध्रों के द्वारा होने वाली जो जल हानि होती है या जो जल उत्सर्जित होता है वायुमंडल में, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये टोटल वाष्पोत्सर्जन का 1% होता है। मतलब वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो होता है पूरे वाष्पोत्सर्जन का 1% वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये वाष्पोत्सर्जन। तो देखिए, ट्रांसपिरेशन के बाद हम लोग देखते हैं
ट्रांसपिरेशन के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन जो है इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन का महत्व हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्या होता है, अतिरिक्त जल का निस्तारण। अतिरिक्त जल का निस्तारण, अतिरिक्त जल का निस्तारण का मतलब क्या होता है कि पौधे के द्वारा जो जल का जैसे अवशोषण होता है, भूमिगत जल को ये अवशोषित ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं। ठीक है, अवशोषित ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं और उसका यूज़ उतना नहीं होता है। जब यूज़ उतना नहीं होता है तो मतलब ये आवश्यकता से अधिक जल जो अवशोषित कर लेते हैं, उस आवश्यकता से अधिक जल जो होगा पौधे में, उसको अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है तो मतलब अतिरिक्त जल जो होता है वो उसका निस्तारण होता रहता है। जो आवश्यकता से अधिक जल आ जाता है उसको पौधे से या प्लांट बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ठीक है, अगला होता है खनिज लवण की प्राप्ति। खनिज लवण की प्राप्ति मतलब देखिए जल में खनिज लवण होते हैं, मतलब जो भूमिगत जल है, क्या है, भूमिगत जल है। जैसे पौधा है, पौधा अगर भूमिगत जल को ही अवशोषित कर रहा है तो भूमिगत जल जो होगा उसमें खनिज लवण भी होंगे। खनिज लवण जब होंगे तो जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा इनमें वाष्पोत्सर्जन होगा, पौधों में जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा इनमें खनिज लवण पहुँचेंगे। और जब खनिज लवण ज़्यादा पहुँचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन हो और जल, अतिरिक्त जल जो पहुँचता जाए वो बाहर निकलता जाए, तो इससे क्या होता है कि पौधे में जो खनिज लवण जो होते हैं उनकी अधिकता हमेशा बनी रहती है, खनिज लवण की प्राप्ति बराबर होती रहती है। ठीक है, अगला क्या होता है, जल का समान वितरण। जल का समान वितरण का मतलब कि जल जो है, जब जल का वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है, तो जल का वाष्पोत्सर्जन पौधे के सभी भागों से होगा। मतलब प्रत्येक जितनी भी पत्तियां होंगी पौधे में, उन सभी पत्तियों पर रंध्र होंगे, उन सब से होगा। तो मतलब जल जो होगा नीचे से अवशोषित होगा। ठीक है, अवशोषित किया जाएगा और फिर जाइलम के द्वारा सभी भागों तक पहुंचाएगा। सभी भागों से जब अवशोषण होगा, जब उत्सर्जन होगा उसका, तो उत्सर्जित जब होगा ज़्यादा से ज़्यादा जल और नीचे से भी ज़्यादा से ज़्यादा जल और सभी भागों तक बराबर पहुंचता रहेगा। ठीक है, अगला क्या होता है, ताप का नियमन। जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पौधे जो होते हैं झुलस जाते हैं, बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा जो है इनसे जब ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उस अवस्था में क्या होता है, नीचे से भूमिगत जल ये अवशोषित करते हैं और बाहर निकालते रहते हैं। तो वही जल जब अवशोषित करते रहेंगे तो ये जो नीचे से भूमिगत जल आता है इनके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता रहता है, वो कंट्रोल में रखता है। मतलब ताप का नियमन करता है, उसका रेगुलेशन करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगला है फलों में शर्करा की सांद्रता। फलों में शर्करा की सांद्रता, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फल हैं, पौधे में क्या होंगे, फल होंगे। तो फल अगर है तो उनमें अगर जैसे ट्रांसपिरेशन क्रिया ना हो, ट्रांसपिरेशन क्रिया अगर ना हो तो पौधे में जल की मात्रा अधिक होगी। जब जल की मात्रा अधिक होगी तो पौधे में अधिक है तो फलों में भी जल की मात्रा अधिक होगी। जब जल की मात्रा पौधों में अधिक होगी तो फल मीठे कम होंगे। और जब फल की सतह से भी क्या होगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन होगा, जल की मात्रा पौधे में कम हो जाएगी तो फल में भी क्या होगी, जल की मात्रा घटेगी। जब जल की मात्रा घटेगी तो उस फलों की जो सांद्रता है शर्करा की, फलों में जो शर्करा की सांद्रता है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, जल जब अधिक मात्रा में होगा सांद्रता कम हो जाएगी। जल जब निकाल लेंगे उससे, मतलब वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, फलों में शर्करा की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रांसपिरेशन का।